हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा जीके जीएस और कंप्यूटर का 11वां मॉडल पेपर होने वाला है। इससे पहले हम 10 मॉडल पेपर करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उनको देख सकते हैं। और आज के इस 11वें मॉडल पेपर को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसके एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस के 11वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो मैटूर बांध है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मौर्य काल को, ऑप्शन बी है पाल काल को, ऑप्शन सी है गुप्त काल को और ऑप्शन डी है संगम काल को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं? विमाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि वो भौतिक राशि है आघूर्ण, यानी कि आघूर्ण की विमा ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक द्वारा न्याय का घंटा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन बी है बाबर के द्वारा, ऑप्शन सी है जहांगीर के द्वारा और ऑप्शन डी है अकबर के द्वारा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्याय का घंटा स्थापित किया था जहांगीर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी का, ऑप्शन बी है विटामिन ई का, ऑप्शन सी है विटामिन के का और ऑप्शन डी है विटामिन सी का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सूर्य के संपर्क में आने से किस विटामिन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है जो। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो कपास की फसल है ये रबी की फसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी।
और बाकी याद रखना चना, सरसों और जौ, ये तीनों के तीनों किसकी फसल हैं? रबी की फसल हैं। और ये कपास किसकी फसल है? ये भी याद रखना। तो कपास किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस प्रांत के अंदर चोरा चोरी कांड घटित हुआ था। तो यहाँ पर देखो, जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी दिया है तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान इन सभी में से जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत के अंदर घटित हुआ था चोरा चोरी कांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी बनता है, इसी चोरा चोरी कांड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो याद रखना चोरा चोरी कांड हुआ था कब? 1922 के अंदर। और यहां पर देखो इसी प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर, यानी कि पहले तो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के 2 वर्ष बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चोरा चोरी कांड किस प्रांत में घटित हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो कब हुआ था? ये हुआ था संयुक्त प्रांत के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? यानी कि यहां पर इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि भारत के दक्षिण राज्यों के अंदर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉफी का, ऑप्शन बी है कपास का, ऑप्शन सी है चाय का, और ऑप्शन डी है बांस का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्य में केंद्रित है। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो भारत का दक्षिण राज्यों में जो केंद्रित फसल है, या फिर भारत के जो दक्षिण राज्यों में की जाने वाली फसल है वो है कॉफी की फसल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में, या फिर भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो याद रखना जो भारत का कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य के अंदर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 137। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कि भारत के किस संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो यहां पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 यह घोषणा करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है झारखंड राज्य में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके अंदर इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यहाँ पर
देखो इसी प्रश्न में से दो प्रश्न बनते हैं आपके। किस प्रकार से बनेंगे वो दो प्रश्न है। पहला तो ये पूछ लिया जाएगा कि इंद्रावती नदी किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना कहां पर स्थित है, तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में। और यहां पर देखो एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपका इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इस प्रकार से यहां से दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो जो इंद्रावती नदी है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है और इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है ए। और इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देना है क्योंकि आज के इस एक ही मॉडल पेपर के अंदर आपको जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी है विकिरण। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होता है, उस घटना को क्या कहते हैं। तो यहां पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होता है, उस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बेकिंग सोडे का घटक नहीं है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन चारों में से जो कैल्शियम है ये बेकिंग सोडे का घटक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडे का उदाहरण क्या होता है। तो याद रखना बेकिंग सोडे का उदाहरण होता है NaHCO3। ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडे का उदाहरण और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है डाइन और ऑप्शन डी है कैंडेला। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने वाली इकाई को बोला जाता है एंगस्ट्रॉम, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम के अंदर जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उसको मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो पूछ लिया जाए कि ओम किसका मात्रक है, तो याद रखना ओम किसका मात्रक होता है। तो ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि डाइन किसका मात्रक होता है, तो याद रखना डाइन होता है बल का मात्रक। और यहाँ पर पूछ ले कि कैंडेला किसका मात्रक है, तो याद रखना कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, काफी बार पूछ लिया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। और वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न भी देखो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है टेलीफोन लाइन से, ऑप्शन बी है कीबोर्ड से,
ऑप्शन सी है प्रिंटर से और ऑप्शन डी है मॉनिटर से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मॉडेम होता है ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है लिमिटेड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लॉजिक एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी है लैंड एरिया नेटवर्क। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि LAN का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए आइकन कहा जाता है, ऑप्शन बी है लोगो कहा जाता है, ऑप्शन सी है इमेज कहा जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित या दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है आइकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पिक्सल, ऑप्शन बी है निब्बल, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 4 बिट अथवा हाफ बाइट कहलाता है निब्बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एरर और ऑप्शन डी है वायरस। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो बग होता है वो एक तरह का क्या होता है, एरर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन का और ऑप्शन डी है हीलियम का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बिजली के बल्ब के अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन के अलावा बिजली के बल्ब में और कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना नाइट्रोजन के अलावा एक अक्रिय गैस होती है जिसका नाम है ऑर्गन। इस ऑर्गन गैस का प्रयोग भी बिजली के बल्ब के अंदर किया जाता है, ठीक है। और एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है। तो याद रखना जो बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है वो बना हुआ होता है टंगस्टन धातु का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।